नमस्कार स्टूडेंट्स। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एमसीआरई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी ओटी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए ओटी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, जितने भी हैं ओटी से रिलेटेड, उनके लिए सभी के लिए एक क्वेश्चन के लिए एक सेशन लेके आए हैं। हम हर दिन एक आध जो सेशन है वो लेके आने का सोच रहे हैं। तो आप बेसिक्स टू एडवांस जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे इस सेशन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आप तक सही तरीके से पहुंच सके। और बिना किसी देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस का जो सेशन है। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने ऑटी टेक्नीशियन के लिए, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्रैक्टर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एब्डोमिनल सर्जरी के लिए यूज नहीं होता? ऐसा कौन सा डिटेक्टर है ना? जॉल्स, डिवियर्स, मॉरिस एंड थॉम्पसन। ठीक है, ये सारे जो रिट्रैक्टर्स हैं, डिवियर्स है, मॉरिस है, थॉम्पसन है, ये सारे आप यूज करते हैं एब्डोमिनल सर्जरी के लिए। केवल एक इंस्ट्रूमेंट है जॉल्स रिट्रैक्टर, वो आप यूज नहीं करते हो। तो दिस इज द राइट आंसर, कि आपका आंसर हो गया जॉल्स रिट्रैक्टर। और जॉल्स और रिट्रैक्टर है, यदि हम इसकी बात करें कि कहाँ ये काम करते हैं, तो जो थायराइडोक्टोमी होती है, ठीक है, थायराइडोक्टोमी जो होती है उसमें आप इसको यूज करते हो जॉल्स रिट्रैक्टर को। ठीक है, तो आपको ये भी आपको ध्यान रख लेना, बाकी इसका आंसर होगा जॉल्स रिट्रैक्टर, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑटोक्लेव से ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं होगा? तो पहला है प्रोक्टोस्कोप, फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब, आर्टरी फॉर्सेप एंड सीजर्स। तो मैं आपको बताऊं, सीजर्स, फॉर्सेप्स और प्रोक्टोस्कोप को आप स्टराइल कर सकते हो ऑटोक्लेव से, बट केवल एक हमारे पास जो फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब्स होती हैं उनको आप स्टराइल नहीं कर सकते ऑटोक्लेव से। आपको फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब के लिए यूज करना पड़ेगा या तो ईटीओ या फिर प्लाज्मा। ठीक है, या तो ईटीओ या फिर प्लाज्मा। व्हाट इज ईटीओ? आपने पढ़ रखा होगा, इथाइलिन ट्राइऑक्साइड से स्टरलाइज करते हैं, जो कि एक केमिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुचर मेटेरियल हैविंग लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ? तो पहला इसमें है कटगैट, दूसरा वाइक्रिल, तीसरा पीडीएस एंड फोर्थ इज प्रोलीन। तो इसका जो राइट आंसर है होने वाला है वो है प्रोलीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन इज नॉट यूज फॉर पेरिफेरल कैनुलेशन? पेरिफेरल कैनुलेशन जब करते हैं, मेनली जो हमें आईवी जो है नहीं मिलती हैं, आईवी लाइन नहीं मिलती है, तो किस वेन में आप पेरिफेरल जब कैनुलेशन करते हैं तो नहीं डाल सकते? तो इसमें आता है सब क्लेविकल वेन। जो सब क्लेविकल वेन जो है, इसमें आप पेरिफेरल कैनुलेशन नहीं कर सकते। क्यूबिटल वेन में डाल सकते हो, ठीक है, सेफेनस वेन में डाल सकते हो, ईजेबी जो है आपकी ईजेबी है उसमें भी आप डाल सकते हो। केवल सब क्लेविकल वेन में आप जो है आप नहीं डाल सकते कौन? कैनुला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सेस इन सर्जरी पेशेंट इज रिकमेंडेशन एट। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है एंटीबायोटिक जो प्रोफाइल एक्सेस हम करते हैं सर्जिकल पेशेंट को, किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है और उसको हम एंटीबायोटिक देते हैं, तो कितने टाइम रिकमेंड करता है, कितने टाइम से पहले हमें रिकमेंड करना है? वो है, पहला ऑप्शन है 1 आवर बिफोर इंसिजन, नेक्स्ट इज 6 आवर बिफोर सर्जरी एंड थर्ड इज 12 आवर्स बिफोर सर्जरी एंड लास्ट इज ड्यूरिंग सर्जरी। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है। क्या 1 आवर बिफोर इंसिजन, 6 आवर, 12 आवर्स एंड ड्यूरिंग सर्जरी? तो इसका राइट आंसर है 1 आवर बिफोर सर्जरी। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, 1 आवर बिफोर इंसिजन। ठीक है, इंसिजन देने से पहले आपने ध्यान दिया होगा ओटी में जो सर्जन है वो पूछता है कि क्या एंटीबायोटिक दिया है, तो उसको कंफर्म करना होता है कि हाँ हमने 1 घंटे पहले जो है एंटीबायोटिक दे दिया है। दिस इज द राइट आंसर।
सर्जिकल स्पेसिमेन, सर्जिकल स्पेसिमेन, सर्जिकल स्पेसिमेन फॉर फ्रोजन सेक्शन एग्जामिनेशन शुड बी सेंट इन विथ सॉल्यूशन। जो आप स्पेसिमेन भेज रहे हो आफ्टर सर्जरी किसी भी सेक्शन का और वो सेक्शन फ्रोजन सेक्शन है, तो किस सॉल्यूशन में आपको भेज देना है? तो इसका व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट इज विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ऐसा एक सॉल्यूशन आपको बनाना है जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होगा। क्या ये इसका आंसर है? दूसरा फॉर्मलिन, आपको पता है फॉर्मलिन क्या होता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल सलाइन, क्या हम उसमें एनर्जी डालेंगे। एंड थर्ड इज क्लोरेक्सिडिन, क्या हम क्लोरेक्सिडिन डालेंगे? तो राइट आंसर इज विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर शुड बी केप्ट एट व्हाट वैल्यू? जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होंगी तो इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है बिलो 10, बिलो 10 mm of Hg, नेक्स्ट इज 10 to 15 mm of Hg, थर्ड है 15 to 20 mm of Hg, एंड लास्ट इज अबाउट 20 mm of Hg। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर इज 10 to 15 mm of Hg। आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो 10 से 15 mm के बीच होना चाहिए। जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो 10 से 15 mm of Hg होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन इज नॉट गिवन टू, जो सक्सिनाइल कोलिन है किन पेशेंट्स को नहीं देते हैं? किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? किन पेशेंट में सक्सिनाइल कोलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो पहला है डिफिकल्ट एयरवे केसेस, दूसरा है ओबीज पेशेंट, तीसरा है बर्न पेशेंट, एंड फोर्थ डी ऑप्शन है ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट। किन पेशेंट्स में सक्सिनाइल कोलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो हम इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, बर्न पेशेंट में सक्सिनाइल कोलिन स्कोलिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो राइट आंसर इज सी। क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। जो स्कोलिन होता है, जो सक्सिनाइल कोलिन होता है, उसके अंदर ये जो है हाइपर कैलिमिया कर देता है, हाइपर कैलिमिया कर देता है, जो लीड कर सकता है हार्ट अटैक तक कर सकता है। इसलिए हम सक्सिनाइल कोलिन जो है हम नहीं देते हैं बर्न पेशेंट्स में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल वीडियो हम बाद में करते हैं। अभी हम आपको ये ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर है बर्न पेशेंट। आगे चलते हैं। Which of following is not a part of WHO surgical safety checklist? Which of following is not a part of WHO surgical safety checklist? तो इसमें आता है पहला ऑप्शन साइन इन, पहला ऑप्शन आता है साइन इन, दूसरा आता है साइन आउट, एंड ऑप्शन सी इज टाइम इन, एंड ऑप्शन डी इज टाइम आउट। जब आप सेफ्टी चेकलिस्ट को फिल करते हो सर्जरी से पहले तो आपको कुछ ऐसी सेफ्टी चेकलिस्ट मिलती है जिसमें यहाँ पे ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से कौन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है? तो साइन इन उसमें होता है, साइन आउट उसमें होता है, टाइम आउट भी होता है, टाइम इन उसमें नहीं होता है। तो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कि जो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है उसमें टाइम इन नाम का ऑप्शन नहीं होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पोजेबल बैग इज यूज्ड फॉर द इन्फेक्शियस बॉडी वेस्ट डिस्पोजल? इनमें से कौन सा ऐसा बॉडी वेस्ट के लिए यूज करते हैं? डिस्पोज करने के लिए किस बिन को यूज करते हैं? BMW का सवाल है, बायोमेडिकल वेस्ट का। इनमें से कौन सा बीन हम यूज करेंगे जो कैसा है? इन्फेक्शियस बॉडी वेस्ट है, इन्फेक्शियस बॉडी वेस्ट है। तो आपको पता होगा कि एनाटॉमिकली जितने भी एनाटॉमिकली बॉडी वेस्ट होते हैं उनको हम येलो कलर के डस्टबिन में डालते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपको ये भी पता होगा कि रेड ऑप्शन
हम रखेंगे किस किस के लिए, जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक आइटम्स जितने होते हैं उनको हम रेड डस्टबिन में डालते हैं, ग्रीन में हम जो जनरल वेस्ट होता है, जनरल जो, लेकिन ये हॉस्पिटल्स में बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ये बाहर मिलेगा, जिसमें हम ग्रीन सूखा गीला कचरा टाइप का होता है उसमें डालते हैं, और ब्लैक कलर में जो रैपर्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, वो सब हम डालते हैं, रैपर्स, पेपर्स, ठीक है, ये सब हम डालते हैं ब्लैक में। तो राइट आंसर इज येलो, ठीक है, येलो इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑपरेशन थिएटर, जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनको फ्यूमिगेट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो पहला है 10% फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड इज 20% फॉर्मल्डिहाइड, एंड थर्ड इज ऑप्शन सी इज 40% फॉर्मल्डिहाइड, एंड ऑप्शन डी इज 50% फॉर्मल्डिहाइड। तो जो ओटीज होती हैं उनको यदि आप फ्यूमिगेशन करते हैं तो उसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है। आपको पता होगा कि जो ओटी होती है उनको फ्यूमिगेट जब आप करते हैं तो 40% फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन के लिए जो ईपीआर होता है इज परफॉर्म्ड इन विच पोजीशन, जो ईपीआर होता है एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन होता है उसमें किस पोजीशन में करते हैं, ईपीआर किस पोजीशन में करते हैं। तो आपको पता होगा जितनी भी पेरिनियल सर्जरीज होती हैं आप देख के भी बता सकते हो कि इनमें से कौन पेरिनियल सर्जरी में पोजीशन यूज होती है। तो इसमें लिथोटमी इज राइट आंसर, लिथोटमी इज राइट आंसर। आपको अच्छे से पता होगा लिथोटमी क्या होती है, ठीक है। लेटरल इसका कोई आंसर नहीं होगा, रिवर्सल टेंडलबर्ग नहीं होगा, टेंडलबर्ग भी नहीं होगा। अच्छा, टेंडलबर्ग पोजीशन कौन सी है, टेंडलबर्ग पोजीशन कौन सी है, कोई मुझे बताएगा टेंडलबर्ग, कमेंट में बताएगा टेंडलबर्ग पोजीशन कैसी होती है। तो टेंडलबर्ग में हेड डाउन होता है, यदि पेशेंट लेटा हुआ है तो उसका हेड डाउन साइड थोड़ा सा टिल्ट होता है, डाउन साइड है ना। और रिवर्स टेंडलबर्ग आप मुझे कमेंट में बताएंगे रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन कैसी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिम्स स्पेकुलम, सिम्स स्पेकुलम इज यूज्ड फॉर, इंस्ट्रूमेंट से एक सवाल है, सिम्स स्पेकुलम इज यूज्ड फॉर, पहला है एनल एग्जामिनेशन, दूसरा है ओरल एग्जामिनेशन, एंड थर्ड इज वेजाइनल, एंड फोर्थ इज ईयर। तो आपको पता होगा सिम्स स्पेकुलम एक गायनी का इंस्ट्रूमेंट है, गायनी में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए हम सिम्स स्पेकुलम का यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट लंप बायोप्सी, मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट लंप बायोप्सी इज इंसिजनल बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी, कोर बायोप्सी एंड पंच बायोप्सी। तो इसका राइट आंसर इज सी, इसका राइट आंसर इज सी, कोर बायोप्सी हम करते हैं ब्रेस्ट लंप बायोप्सी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एंड क्वेश्चन 17 इज ideally a major surgery should be performed when INR is, जो INR होता है, INR जो है वो कितना होना चाहिए, यदि कोई मेजर सर्जरी करनी है तो उसमें INR जो INR की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, तो लेस देन 1, इन बिटवीन 1 to 1.5, मोर देन 2, इन बिटवीन 1.5 to 2.0। तो इसका राइट आंसर इज इन बिटवीन 1 to 1.5, 1 से 1.5 के बीच INR होना चाहिए किसी भी मेजर सर्जरी को करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद, रिंगर लैक्टेट जो है वो किन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, किन पेशेंट्स में नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किन पेशेंट्स में RL को नहीं दे सकते। तो सबसे पहला इसमें आता है कि RL को आप कहाँ नहीं दे सकते, पहला आता है पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, दूसरा है इसमें ऑप्शन ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स में, तीसरा है इसमें हेड इंजरी पेशेंट्स में, एंड ऑप्शन डी इज जीरियाट्रिक पेशेंट्स में। तो आप लोग मुझे बताएं कि किन पेशेंट्स में आप RL को नहीं देंगे,
कमेंट में बताएंगे। बाकी जो इसका आंसर होगा वो होगा हेड इंजरी पेशेंट्स। हेड इंजरी पेशेंट्स में हम आरएल को नहीं देते हैं, या आरएल को हेड इंजरी पेशेंट्स में नहीं देते हैं, मतलब आरएल हेड इंजरी पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे बैक्टीरियल स्पोर्स किल नहीं होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका ऑटोक्लेव सेक्शन से आता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज हॉट एयर स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी इज इंसिनरेशन, एंड ऑप्शन सी इज पास्चुराइजेशन, एंड ऑप्शन डी इज ऑटोक्लेव। तो ऑप्शन ए जो हॉट एयर स्टरलाइजेशन है और इंसिनरेशन एंड ऑटोक्लेव, ये सारे ऐसे मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के जिससे आप बैक्टीरियल स्पॉट्स को किल कर सकते हो, बट पास्चुराइजेशन इज नॉट फॉर दैट, जिससे आप बैक्टीरियल स्पॉट्स को किल कर सकें। तो पास्चुराइजेशन इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 इज सीट्स बाथ। सीट्स बाथ कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सीट्स बाथ जो होता है इनमें से कौन सा सब्सटेंस कंटेन करता है। तो उसमें सबसे पहला आता है पेशेंट बाथ इन नॉर्मल सलाइन। पेशेंट बाथ इन नॉर्मल सलाइन। ऑप्शन बी इज पेशेंट बाथ इन molten wax. Option B is bathed in molten wax, and C is sits in basin containing warm antiseptic lotion, and option D is sits in basin containing molten wax. तो कुल मिला के आपको ये बताना है कि सिट्स बाथ क्या होता है। जो सिट्स बाथ होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिट्स इन बेसिन एंड कंटेनिंग वार्म एंटीसेप्टिक लोशन। हम पेशेंट को जो है एक बेसिन में बिठाते हैं जिसमें वार्म एंटीसेप्टिक लोशन होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माय वीडियो। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही एम्स सीआरई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेसिक टू एडवांस हम लाते रहेंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी हमारे वीडियोज आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।